जैसे आपका ये मिसेल है, साबुन है। साबुन जो होता है जब आपका कपड़े को साफ करता है तो मिसेल प्रक्रिया शो करता है। मिसेल प्रक्रिया शो करता है। मिसेल प्रक्रिया शो करता है। कुछ इस तरह से वह डायग्राम बनाएगा जिसका ये केंद्रीय भाग होगा। यहाँ पे आयन होंगे जैसे सोडियम या पोटेशियम साबुन का होगा। तो इस प्रक्रिया में मिसेल की जब प्रक्रिया होती है तो उसका मुख्य कार्य, मुख्य भूमिका क्या होती है? क्या होती है? जब कभी भी साबुन सफाई करता है, जैसे हम कपड़ों पे रगड़ते हैं, तो जो सफाई की प्रक्रिया होती है वो एक विशेष प्रकार के क्रिया विधि मैकेनिज्म पर निर्भर करता है, जिसको मिसेल कहते हैं। यह मिसेल की क्या भूमिका होती है साफ करने में? ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन दे रहा है पानी की कठोरता को कम करता है, या कपड़ों से तेल और गंदगी को फंसाना और निकालना, या पानी के पृष्ठ तनाव को बढ़ाना, या पानी के साथ झाग बनाना। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके आप बताएंगे। सभी लोग कमेंट के माध्यम से जुड़ जाएं। क्या ऑडियो वीडियो सब चीजें क्लियर हैं? यदि क्लियर हो तो हम इस सेशन को जारी रखते हैं। क्या सारी चीजें क्लियर हैं? क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? यदि क्लियर हो तो हम सेशन को जारी रखते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें बखूबी आप तक पहुंच रही होंगी। ऑडियो वीडियो हमारा सब कुछ क्लियर होगा। तो ध्यान देंगे, याद रखेंगे, जो मिसेल की क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म होता है, उसमें साबुन के अणु जो होते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वो टेल की भांति व्यवहार करता है, और जो हाइड्रोफिलिक होता है वो हेड की तरह व्यवहार करता है। ये दोनों जो है पानी में मिलते हैं तो मिसेल बनाते हैं। और ये जो मिसेल होता है और ये मिसेल जल विरोधी होता है। जल विरोधी होने के कारण जो टेल है हाइड्रोफोबिक है, जो टेल यानी हाइड्रोफोबिक है, ये तेल और गंदगी के साथ चिपक जाता है और चिपकने के बाद जो है ये जल के साथ मिल करके पानी की ओर बढ़ने लगता है, जल के साथ घुलने लगता है, और इस प्रक्रिया के द्वारा जो है धीरे धीरे कपड़े साफ होने लगते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे क्या आंसर होगा। यहाँ पर देखते हैं भाई कौन कौन जुड़ चुका है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं कमेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, जिसे हमें ज्ञात हो जाए कि कौन कौन जुड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, तो जैसा कि हमने क्रियाविधि को बताया, जो आपका हाइड्रोफोबिक होगा वो गंदगी और तेल के साथ चिपक जाएगा और जल के साथ घुल करके बाहर हो जाता है, जल की ओर चला जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन सही है ऑप्शन बी हो जाएगा, कपड़ों से तेल और गंदगी को फंसाना और निकालना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं। नेहा गुप्ता का कमेंट आ चुका है, जुड़ चुकी हैं भाई। नमस्ते सर, नमस्ते ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्ते। क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? नेट वगैरह सब क्लियर है? ठीक ठाक है?
देखते हैं आज की इस श्रृंखला का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार है। किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कोई साउंड वेव है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जिसको हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, जिसको अंग्रेजी के अक्षर F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसकी वैल्यू 50 हर्ट्ज है। एक तरंग को, एक वेव को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी आवर्तकाल, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज हमें गणना करनी है। तो हम जानते हैं आवर्तकाल और आवृत्ति में निम्न संबंध होता है। वह संबंध होता है कि कैपिटल T बराबर 1/F। तो कैपिटल T वही रहेगा, 1/F की वैल्यू हम रखेंगे 50। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 दूना 100, दो जीरो उसमें है, दशमलव को छोड़, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 0.000, एक बार मैं इरेज कर दूं यहाँ पे ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। हाँ, नेहा गुप्ता का आंसर आया, कमेंट के माध्यम से आंसर आया 0. हा गड़बड़ कर दिए बेटा। डिवाइड करो, पहले फिर से डिवाइड करो। अरे भाई लिखा है यहाँ पे क्या, नीचे 50 है, भाग करो 1 से, क्या जाएगा? नहीं, 0 लगाए, दशमलव, 1 0 बढ़ा, क्या जाएगा? नहीं, फिर 1 0 लो, फिर 1 0 यहां बढ़ाओ, अब 50 दूना 100, अब कटेगा ना? करेक्ट करो इसको भाई, तो क्या हो जाएगा? 0.02। और मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो मात्रक हो जाएगा सेकंड। समझ आया भाई? तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अच्छा, मेरा फर्क था 0.02, हमने सोचा 0.2, माइनर था, थोड़ा दूर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। माफ कीजिएगा भाई, मुझे दिखाई नहीं दिया। चलिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। जो लोग जुड़ चुके हैं वो कमेंट कर दें भाई, एक प्यारा सा कमेंट इस क्लास के नाम कमेंट कर दीजिए भाई, कमेंट से कुछ नहीं जाता। हाँ, प्रश्न आपके सामने है, कमेंट करिए भाई। इस लिंक को मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा था क्योंकि ये कक्षा 12 का जो है टॉपिक है, तो इस टॉपिक को देखकर मुझे याद आया कि जो इस समय क्लास 12 की केमिस्ट्री की जो बैच चल रही है ऑफलाइन, उन बच्चों के साथ मैं शेयर कर दूं। कभी कभी वो बच्चे अगर खाली रहते हैं तो हमारे इस सेशन के साथ जुड़ते हैं। तो लिंक शेयर हो चुका है। नए बच्चे भी 12th के तुरंत फटाफट से लिंक के माध्यम से जुड़ जाएं। कमेंट करिए भाई, क्या होगा इसका सही उत्तर? राइट आंसर क्या होगा इसका?
नेहा गुप्ता का आ रहा है, सॉरी आप सही देखे थे। अच्छा, मैं सही देखा था, नहीं पहले वही लिख दी। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि मैंने गलत देखा, क्योंकि उम्र का तगाजा है, आंखें कमजोर हो रही हूं। नेहा, जी जी जी, सांसें घटती है, अनुभव जुड़ता है। हाँ, अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूं। सर की उम्र, जी मार साहब, यहाँ थोड़ा सा मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आपका पूरा जो है दिख नहीं रहा है कमेंट। विश्वकर्म जी 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 सर, एक आध कमेंट और करिए, थोड़ा सा ऊपर रिफ्लेक्ट हो तो मुझे दिखाई दे, उसके बाद ही मैं इस प्रश्न को हल करूंगा। तब तक नए बच्चे भी कुछ जुड़ जाएं भाई जल्दी से। न्यू वाला, सर की उम्र लौटानी, ये जी जी बिल्कुल लौटने की उम्र है, लौटानी की उम्र है भैया, आंखें कमजोर हो रही हैं। न्यू वाला क्वेश्चन है, न्यू वाला, नीव वाला क्वेश्चन, जी बिल्कुल 12th की केमिस्ट्री से है भाई। ये पहला चैप्टर बिलियन है, बिलियन की सांद्रता के पद ही पहला टॉपिक है। एनसीईआरटी को अगर मैं उठाऊं तो जो पहली हेडिंग एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में दी गई है 12th रसायन की एनसीईआरटी, वह यही हेडिंग है। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां या जो भी टर्म है, समझ रहे हैं भाई। बताएं भाई क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ए ऑप्शन आ रहा है जो कि सही है, जो कि सही है, जो कि सही है। अगर मैं बात करता हूं विलयन की सांद्रता के पद को, तो पहला जो टर्म है वो है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, इन टर्म ऑफ परसेंटेज, प्रतिशतता के पदों में जो पहला टर्म है वो है मास बाई मास परसेंटेज, यानी द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत है भाई। कहीं पे द्रव्यमान द्रव्यमान परसेंट, बाई मतलब बटे, बटे मतलब दर, ये बात एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा आपको मिलेगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन आयतन प्रतिशतता, यानी आयतन दर मतलब बटे कह दो। और इसके बाद इसको पकड़िए मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम यानी द्रव्यमान आयतन परसेंट। सी ऑप्शन भी सही है, लेकिन जो आपका ऑप्शन ए है ये सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किसी भी तरह से फिट नहीं है। परसेंटेज के टर्म में देखें केवल यही तीन जो हमने बताया वही है, पहला ऑप्शन गलत है। तो कौन सा व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है, तो आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। अगर दर लिखा होता तो हम कुछ कह सकते थे कि भाई संभावना है कि कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रतियां बनाना क्यों आवश्यक है। तो याद रखेंगे जो प्रजनन होता है, जनन होता है, जनन जो प्रक्रिया है,
जनन का एक ही मात्र उद्देश्य है कि अपनी जाति को, अपनी स्पीसीज को, अपने वंश को बनाए रखना, आगे बढ़ाना। जी बिल्कुल, लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे के सारे प्रश्न जो है एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इस समय जो भी प्रश्न आज की श्रेणी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आज की श्रेणी की बात करूं तो ये सारे प्रश्न लगभग 20-25 प्रश्न जो भी मिलने वाले हैं एकदम से एग्जाम में, अप्रैल माह में ही जितने एग्जाम हुए हैं उन्हीं में ये पूछे गए होंगे। आप कोई सा भी पेपर उठाकर देखेंगे, किसी ना किसी पेपर में ये प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। जैसा कि कमेंट आया सर कब, ये तो ग्रुप डी में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, एकदम से वही क्वेश्चन हमने शामिल करने का प्रयत्न किया है जो एकदम से एग्जाम में ही पूछे गए, लेटेस्ट अभी जस्ट जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं में पूछे गए हैं। इस बीच कमेंट आया, जी बिल्कुल, जनन का उद्देश्य है कि अपनी जाति को आगे बढ़ाना, अपनी स्पीसीज को बनाए रखना। तो जो प्रजनन के समय डीएनए की प्रतियां बनती हैं, बनना आवश्यक होती हैं। क्यों? क्योंकि वही प्रतियां आपके आगे वाले आने वाली पीढ़ी में जाती हैं। हाँ जी, जेनेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है डीएनए जो है आनुवांशिकी पदार्थ होने के कारण लक्षणों की विरासत के लिए, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि माता पिता से जो लक्षण विरासत में मिलते हैं उनके लिए डीएनए की प्रतियां बनना आवश्यक होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको फादर और मदर दोनों के लक्षण, जी बिल्कुल, कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो माता से आएंगे, जो कुछ होंगे ऐसे पिता से आएंगे। तो जो लक्षण माता के अंदर प्रभावी लक्षण होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, वो जो है नेक्स्ट जनरेशन में मूव ऑन कर जाएगा। और फादर में जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में मूव ऑन करेंगे। तो लक्षण जो होते हैं विरासत में मिलते हैं माता पिता से। तब किसी ने लिखा था कि हमें तो विरासत में कुछ न मिला, जो दिख रही है वो खून पसीने की चमक है। हमको तो विरासत में कुछ भी न मिला, जो दिख रही है वो खून पसीने की चमक है। तो इस चमक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। क्लोरीन का भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान, भिन्नात्मक अलग अलग जो क्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन जिसका सिंबल जो है Cl होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगर इसके लिए मैं द्रव्यमान संख्या A की बात करूं तो आप ध्यान देंगे इसकी दो द्रव्यमान संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है 35, एक होता है 37। 17Cl35, 17Cl37, इनके दो अलग अलग द्रव्यमान होते हैं। क्लोरीन का भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ध्यान देंगे, अगर परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो तो उस तत्व के परमाणु को हम कहते हैं समस्थानिक।
इसका जस्ट अपोजिट होता है, समभारिक, जिसमें आपका द्रव्यमान संख्या A समान होगी और परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। लेकिन यहां पे हमें क्लोरीन कह रहा है और इसका भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग, पहले का 35 दूसरे का 37 हमने बताया। यह किसके कारण संभव हुआ है? यह किसके कारण? जब प्रयोग किया जा रहा था कोई त्रुटि हो गई थी, आयनों की उपस्थिति के कारण। Cl जो है माइनस आयन बनाता है, इसके कारण हो रहा है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। जितने भी तत्व हैं या तो धनायन बनाएंगे या तो ऋणायन बनाएंगे, कुछ तो उदासीन होंगे। जैसे कार्बन को ले लिया जाए तो वो सहसंयोजी बंध बनाएगा, वो तो अलग बात है। इसकी यौगिक प्रकृति के कारण नहीं भाई, इसके साथ साथ ब्रोमीन भी है इसी श्रेणी का, फिर कल बाहर आए फ्लोरीन है, वो तो ऐसा नहीं करता। तो समस्थानिक की खोज के बाद यह पुष्टि हुई कि कुछ तत्वों के परमाणु ऐसे होंगे जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होंगी। जिनको समस्थानिक कहा जाएगा। इसी समस्थानिक की खोज के बाद अर्थात समस्थानिक की उपस्थिति के कारण जो है क्लोरीन का भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान होता है। अगर मैं वास्तविक रूप से मैं बात करूं क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान की, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 माना गया है, एज्यूम किया गया है। अगर कहीं स्पेशली क्लोरीन के लिए द्रव्यमान संख्या बतानी हो या लिखनी हो तो 35.5 आप लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या, आज तो कुछ मेंशन नहीं है, ना ऑप्शन मेंशन है, नंबर मेंशन, केवल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण, ऐसा प्लांट टिश्यू फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपका है क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम या जाइलम। मैं बता दूं फ्लोएम और जाइलम का दूर दूर तक इससे संबंध नहीं है। और स्क्लेरेनकाइमा की अगर मैं बात करता हूं तो यह एक प्रकार का निर्जीव ऊतक है। निर्जीव ऊतक है। जो स्क्लेरेनकाइमा है वो आपका निर्जीव ऊतक होता है। भाई कमेंट करिए क्या ऑप्शन सही होगा। हाँ जी, स्क्लेरेनकाइमा इज डेड टिश्यू, सो दिस इज रॉन्ग आंसर। तो आपके पास ऑप्शन यही एक बच रहा है, कौन सा? पहला क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा जो होगा यहां पे सही उत्तर माना जाएगा। सही उत्तर क्लोरेनकाइमा हो जाएगा। क्लोरेनकाइमा जो होता है यह पैरेनकाइमा ऊतक का एक विशेष प्रकार है। हाँ, जाइलम इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फ्लोएम इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट फूड। हाँ जी बिल्कुल, ये आपका भोजन और जल के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है।
जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और आपका फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। स्क्लेरेन काइमा डेड टिश्यू है, निर्जीव ऊतक है, और क्लोरेन काइमा पादप ऊतक है, पादप ऊतक होगा, प्लांट टिश्यू होगा जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो ये क्लोरेन काइमा है ये पैरेन काइमा का एक विशेष प्रकार है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हैं। यानी कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होती है तो उसके द्वारा जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं फूड प्रिपरेशन करते हैं, भोजन बनाते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ आ रही होंगी। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर हो गई होंगी भाई। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थमा मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के किस हिस्से को प्रभावित करता है? जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस सिस्टम में कौन सा वो पार्ट है जो इफेक्टिव हो जाता है जब अस्थमा होता है तब? ऑप्शंस हैं एल्वियोली, एल्वियोली, ब्रोंची और ब्रोंकियोल्स, डायाफ्राम, ट्रैकिया। डायाफ्राम और ट्रैकिया से इसका कोई विशेष संबंध नहीं। शुभम पांडे ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ब्रोंची और ब्रोंकियोल्स। अस्थमा मुख्य रूप से जो श्वसन तंत्र है उस श्वसन तंत्र के रेस्पिरेटरी सिस्टम के ब्रोंची और ब्रोंकियोल्स को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूं तो जो फेफड़े के अंदर छोटी वायु मार्ग है, एयरवेज हैं या श्वसन नलिकाएं हैं, वो भी प्रभावित होती हैं, वो भी प्रभावित होती हैं। यानी कहने का तात्पर्य है अगर अस्थमा होता है तो श्वसन तंत्र में फेफड़े के अंदर जो छोटी वायु मार्ग है या श्वसन नलिका है, ये भी प्रभावित होती है, यानी प्रभावित होती है। और जब ये हो जाएगा तो देखने को क्या मिलेगा? अस्थमा जब होगा तो आप देखेंगे जो आपकी ये नलिकाएं हैं, जो ये नलिकाएं हैं इनमें सूजन देखने को मिलेगी और जो श्वसन नेसल है, नोजल है ये आपका, इसमें संकुचन भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बलगम देखने को मिलेगा। और सबसे पहली चीज तो मुख्य अस्थमा हो तो सांस लेने में कठिनाई,
सांस लेने में कठिनाई, और इन सब के कारण जो है जब आप सांस लेंगे तो घरघराहट होगी, खांसी आएगी, सीने में जकड़न होगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेहा गुप्ता, ब्रोंचियोर ब्रोंकियोस, जी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी शुभम का। जी जी बिल्कुल, खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक। किसी क्वेश्चन को लेके घबराना नहीं है, केवल आप सेशन में बने रहेंगे सभी खतरों को पार कर जाएंगे। केवल आप धैर्य बनाए रखेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे। इसीलिए मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लो सेशन को कंडक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्शंस भी नहीं है, थोड़ा देखना पड़ रहा है। इस प्रश्न को आप पढ़िए और बताइए। फार्मिंग ऑफ फिशेज, जी बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संवर्धन मत्स्यिकी कल्चर फिशरी शब्द का अच्छा वर्णन करता है? मछलियों को पकड़ना नहीं, संवर्धन कह रहा है। समुद्री जल से मछलियां पकड़ना बिल्कुल नहीं, ये कैचिंग तो नहीं होगा, कैचिंग नहीं होगा भाई, पकड़ना नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? संवर्धन, उनको उनके बड़े पैमाने पर कवर करना। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जो आपका संवर्धन मत्स्यिकी है शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है कि मछलियों की खेती। अब ये नहीं कि खेती मतलब खेत में जाकर के जोतें बोएं तब पैदा करें, यानी तालाब में, टैंक में या आर्टिफिशियल कोई जलाशय हो, उन जगहों पर मछलियों को हम आश्रय दें और उनके प्रजनन की, पालन पोषण की देखभाल करें और वे संवर्धित हों, वृद्धि करें, और उनको हम जो है उत्पादन बढ़ाएं उनका। तत्पश्चात हम चाहे उसको व्यावसायिक स्तर से ही क्यों ना प्रयोग करें, वो अलग विषय हो जाएगा। तो सही वर्णन जो है मछलियों की खेती, फार्मिंग ऑफ फिशेस। जी नेहा का, शुभम का। हाँ, जो साइंस ना पढ़ा हो वो तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं चूज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर साइंस नहीं पढ़ा होगा तो नहीं, खेती कह दिया तो जो है वो दूसरी तरफ भाग जाएगा। मछलियों की कटाई बुनाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल एकदम इसको छोड़ करके कुछ और भले कर दे, लेकिन इसको तो नहीं करेगा। आई होप, आशा करते हैं, उम्मीद है कि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। प्रश्न पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए केंद्र है,
और इस केंद्र के परितः चारों ओर अगर कोई गति करे रास्ते में बिना रुके बिना तेज हुए, यानी कहने का मतलब एक समान वेग से गति करता है, तो उसको कहा जाएगा एक समान वृत्तीय गति। यानी किसी अक्ष के परितः चारों ओर समान वेग से कोई वस्तु गतिमान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर चाल चलती है, यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहती है, तो उसे हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे आप गए होंगे भाई बड़े बड़े मेलों में, बड़कवा झूला जो आता है, अगर बिना रुके वो एक ही मोशन से गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको हम संज्ञा, वो तो वृत्तीय गति का उदाहरण हो गया। अगर उसमें मूवमेंट में उसके चलने में, स्पीड में, मोशन में इरेगुलरिटी नहीं है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब निम्न में से देखते हैं कौन इसका उदाहरण है। कमेंट करिए भाई, आपके कमेंट का मुझे। हाँ भाई, इजी, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, लेकिन अगर आपने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा, प्रश्न में जो बातें कही गई हैं उसको आपने नहीं सुना, नहीं समझा, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। कहे नहीं थे, मजे मजे में वो कुछ ऐसा कह गए, न हम सुन सकते थे न वो कह सकते थे, लेकिन इस कदर कह गए कि मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो उसी तरह से ये प्रश्न भी हैं तो इतने आसान, लेकिन जो राज इसमें छिपे हुए हैं, अगर मजे मजे से पढ़ करके समझेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जी जी बिल्कुल, दीवार की घड़ी टिक टिक चलती रहती है। अब इसमें उदाहरण क्या होगा भाई? पहला है स्थिर गति से घूमता हुआ एक पंखे का ब्लेड। पंखे के पंखुड़ी यानी ब्लेड की बात की जा रही है। एक गेंद जो लंबवत कह दिया भाई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लंबवत मतलब ये आपका पृथ्वी तल है, ऊपर की ओर फेंकी गई तो क्या हुआ? एक सरल रेखा पर गति कर रहा है। एक कार अपने रास्ते पर तेजी से बढ़ रही है, ये मान लीजिए सड़क है, और यहाँ से चली घर से और मंजिल तक पहुँच रही है, तो भाई वो तो सीधे जा रही है। ट्रेन अपनी पटरी पर चल रही है भाई, वो भी जैसे मुड़ता रहता है, सर्कुलर नहीं होगा भाई, सर्कुलर नहीं होगा। पंखे का जो ब्लेड है जब ऑन करते हो, घी, याद आया भाई? पंखुड़ी अपनी जगह, जो उसका बिंदु है, मान लीजिए पंखा है पूरा, यहां पे उसका जो है लगा हुआ है घूमने वाला, और इसमें जो है ब्लेड लगा दिया भाई, और ये जब घूमता है तो अपने ही इस अक्ष से, इसको केंद्र मान के परितः जो है घूमता रहता है। हाँ, मेले वाली ट्रेन हो सकती है भाई। जी बिल्कुल, मेले वाली ट्रेन चक्कर लगाती है, मेले वाली ट्रेन लगाती है। और तो मैंने क्या बोलते हैं, किसी उसमें गए थे भाई, वो क्या जहाँ बाहर खाते होते हैं, अरे क्या कहते हैं, अरे रेस्टोरेंट गए थे, वहां देखा था ससुरा जो है ट्रेनियस पहुंचा रहा था, कोई आदमी वेटर नहीं था,
ट्रेनियप लाद देता था खाना, वहां से अंदर से वो जो भी सिस्टम था आता था, पूरे टेबल सर्कुलर टेबल था उस पर घूम रहा था, तो वो भी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन जो आप ट्रेन प्रदेश जाने के लिए यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वो ट्रेन का उदाहरण नहीं लेंगे हम भाई। मेले वाली ट्रेन लगाती है भाई, बिल्कुल बिल्कुल वास्तव जी, बिल्कुल सर, मेले वाली ट्रेन लगाती है। तो बताएं भाई ऑप्शन क्या? बहुत ही अच्छा, नेहा गुप्ता का आया, शुभम का आया। हाँ, ऑप्शन ए, एक स्थिर गति से घूमता हुआ एक पंखे का ब्लेड। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी भाई। अगला प्रश्न हम बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट पर अपने आप रिव्यू दें। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। सही बात है। जी बिल्कुल सही है, विभवांतर को हम वोल्ट में ही मापते हैं। जो ये बात कही गई है, अभी और ऑप्शन था भाई, आई होप अब चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। तो विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, सही बात है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेजर्ड इन वोल्ट, सही है भाई। एक वोल्ट एक न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत है। एक वोल्ट जो होता है, एक वोल्ट जो होता है, एक न्यूटन प्रति कूलाम नहीं, एक जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। एक वोल्ट एक न्यूटन प्रति कूलाम नहीं, एक जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। दूसरी बात गलत है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शंस मैं यहां पे आपको दे दूं। ये है ऑप्शन पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा। हाँ भाई, पहला क्या कह रहे हैं, ए इज करेक्ट बट आर। देखिए यहां दोनों को स्टेटमेंट कहा है। हाँ, ये मैं कह सकता हूं ए इज करेक्ट, यानी असर्शन अगर मैं इसको मानता हूं, मैं अगर इसको असर्शन की संज्ञा देता हूं तो आप बिल्कुल सही हैं। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, बिल्कुल सही। तो इसमें देखना है कि केवल स्टेटमेंट दो सही है, गलत बात। एक और दोनों गलत है, नहीं, एक तो सही है। केवल कथन एक सही है, ये सही उत्तर हो जाएगा भाई। कथन केवल पहला वाला कथन सही है, सही है। ऑप्शन सी राइट हियर, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। हाँ, आपका शुभम सही है। यस वन इज
राइट एंड यस टू इज रॉन्ग। जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बिकॉज ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। ओके, आई होप डिड यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वह प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक बहुत दमदार क्वेश्चन भाई, दमदार तो नहीं है, बहुत ही आसान है, समझो कुछ नहीं है इसमें। पहचानना है कि वास्तव में कौन वास्तविक रूप से सही हेटेरो परमाणु नहीं होता है, विषम नहीं होता है। ऑक्सीजन हेटेरो परमाणु नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन परमाणु की अनुपस्थिति किसमें होती है, ये पहचान लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर मैं कीटोन की बात करता हूं, अगर मैं कीटोन की बात करता हूं, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कमेंट करिए भाई। ऑप्शन तो सही है शुभम, बिल्कुल बिल्कुल शुभम का राइट आंसर आया। कीटोन की बात करें तो सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें ऑक्सीजन परमाणु है, बात कर रहा है नहीं होता है। एल्कोहल आल्सो कंटेन आर सिंगल बॉन्ड ओ एच, ऑक्सीजन है। कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ऑक्सीजन है। हेलो एल्केन में नहीं है, हेलो एल्केन इज जनरली डोनेटेड बाय आर सिंगल बॉन्ड एक्स, देयर इज नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन हेटेरो एटम, so right answer will be option C, which known as haloalkane. Haloalkane is an organic compound. Okay, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं चीजें सभी को समझ में आई होंगी। आर सिंगल बॉन्ड एक्स, जी बिल्कुल राइट आंसर। पढ़िए भाई, प्रश्न पढ़िए आप लोग, 1 मिनट का समय देंगे, आप लोग प्रश्न पढ़ते रहें, तब तक आंसर कमेंट के माध्यम में बताएं। बताएं भाई, देखते हैं किसका कमेंट आया है। जब किसी मोटे कांच के स्लैब, कांच का स्लैब देखे हैं, अगर उस कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री के ऊपर रखा जाए, एक कोई प्रिंटेड, जैसे आपकी टी शर्ट है प्रिंट की गई हुई हो, अगर प्रिंटेड की गई चीज पर रखा जाए तो अक्षर ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है, मान लीजिए कि ये आपकी कोई वस्तु है और इस पर XYZ कुछ भी लिखा गया है, और इसी के ऊपर हम क्या रख देते हैं, कांच का स्लैब। ऐसे मैंने स्लैब रख दिया, तो ये जो अक्षर हैं, लेटर हैं, ऐसा फील होगा यहां ना हो करके यहां कहीं है। ऐसा क्यों होता है?
तो याद रखेंगे, जब किसी मोटे कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री के ऊपर रखा जाता है तो अक्षर का ऊपर की ओर उठा दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। यहां पे आपका एयर था, यहां पे आपका ग्लास है। जो आपका ग्लास है वो सघन माध्यम होगा और नीचे जब आएगी यहां पर तो पुनः वही एयर हो जाएगा, यानी विरल माध्यम हो जाएगा। जब कभी भी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो उस समय प्रकाश की किरण या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसी कारण है कि जो प्रिंटेड चीजें हैं, अगर उस पर मैं कोई स्लैब रख देता हूं कांच का तो वह अपनी वास्तविक जहां पे उनको प्रिंटेड होना चाहिए उससे ऊपर उठा दिखाई देते हैं, ऊपर उठा दिखाई देते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? ड्यू टू रेफ्रैक्शन, जी बिल्कुल राइट आंसर हियर। रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के पूर्ण अपवर्तन। सी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक बात, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कितने प्रश्न हैं भाई अभी? लेंस की शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, मीटर में बताएं भाई, किस प्रकार से? कमेंट कीजिए। लेंस की शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं लेंस की शक्ति का, पावर ऑफ लेंस, तो जो पावर ऑफ लेंस है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है P बराबर P बराबर 1/f मीटर में। तो मीटर में फोकस दूरी का व्युत्क्रम। आई होप इसका आंसर अब मिल गया होगा। बताएं, कमेंट करिए क्या हो जाएगा सही उत्तर। सही उत्तर क्या होगा भाई?
मीटर में इसकी फोकस लंबाई का व्युत्क्रम, जी बिल्कुल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्र अगुणित युग्मकों में विभाजित होते हैं? कमेंट करें भाई। अगर मैं समसूत्री की बात करता हूं तो समसूत्री में कोशिकाएं समान द्विगुणित रहती हैं। कोशिकाएं जो होंगी समान रहती हैं, समान संख्या में। अर्धसूत्री की बात करते हैं तो यह एक सरल विभाजन है। द्विविखंडन की बात करते हैं तो यह अलैंगिक प्रक्रिया हो जाएगी। अगर द्विगुणित सूत्र अगुणित युग्मकों में विभाजित होने की बात की जाती है तो अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा प्रश्नों का जो है सिलसिला तेज करते हैं, रफ्तार थोड़ा हम अपनी बढ़ाते हैं। एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रेजिस्टेंस विल बी 44 ओम। आर की वैल्यू 44 ओम दिया है। यदि इसे 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाए, यानी V बराबर 220 वोल्ट, तब कुंडली द्वारा उपभोग की जाने वाली शक्ति पावर क्या होगी? पावर क्या होगी? तो यहां पे फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, P = V² R। तो V² मतलब 220 गुणे 220 बटे 44। अब आप इसको जो है सॉल्व करेंगे, करने का प्रयत्न करते हैं भाई। इसको 2 से काटेंगे 110 हो जाएगा, गुणे मैं इसको 220 लिखता हूं, यहाँ पे आपका 22 आ जाएगा। इससे मैं अगर इसको काटूंगा तो, अब इसको काटिए, यहाँ 110 लिखिए, तो इसको मैं 11 लिख दूंगा। 11 एकम 11 दहम्मा, तो 1 0 इसमें और बढ़ जाएगा, तो 1100 पावर है तो क्या हो जाएगा? वाट। 1100 वाट राइट आंसर हो जाएगा। क्या यह समझ में आया भाई सभी को? लिखने में थोड़ा समस्याएं हैं क्योंकि आज की ये लाइव स्ट्रीम, स्क्रीन कास्ट लाइव स्ट्रीम है जो कि हमारे निज निवास से संचालित की जा रही है, और ये जो है रास्ता हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट, हमारी टीम के टेक्निकल एक्सपर्ट आई होप समझ गए होंगे, के द्वारा निकाला गया रास्ता है। जब कभी भी हम स्टूडियो नहीं पहुंच पाते हैं, जी बिल्कुल आशीष सर एक ही तो है हमारे इस संस्थान में जो कि इसको रोशन किए हुए हैं। जब भी मैं
संस्थान नहीं पहुंच पाता हूं, तो इसी तरह से सारी कक्षाएं एकेडमिक पर भी, इस पर भी, और कभी कभी कमेंट आप देखते होंगे दिनेश कुमार वर्मा यूट्यूब चैनल, उस पर भी छोटी मोटी कक्षाएं लेता रहता हूं इसी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में आती है, प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, हाय क्यों मिल गई सिल्वर प्लेटेड ऑडी। पोटेशियम ऊपर है, सोडियम ऊपर है, तो नीचे पढ़ेंगे हाई क्यों मिल गई सिल्वर एजी प्लेटेड ऑडी एयू। गोल्ड भी नीचे है, तो बिचवा में कौन है? फरारी। फरारी मतलब एफई, एफई मतलब लोहा, लोहा एफई। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ए उत्तर, ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ है कैटरीना भाई, कैटरीना से याद रखिए, के मतलब पोटेशियम। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में बदलाव लाने के लिए जरूरी है? वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रजाति मतलब जो नई नई जातियां, सॉरी, मूल जाति से कोई नई जाति बने, कौन सी प्रक्रिया द्वारा होगा? परिवहन, लैंगिक प्रजनन, विषम पोषी, स्वपोषी, ये तो पोषण की विधियां हैं। परिवहन बिल्कुल नहीं। जनन द्वारा ही संभव है, चाहे वह अलैंगिक हो या लैंगिक हो। लैंगिक में कुछ विधियों द्वारा संभव है कि उसमें बदलाव किया जाए, तो लैंगिक जनन इसका सही उत्तर हो जाएगा। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में ही उनके जो, हाँ जी, लैंगिक, हाँ, लैंगिक पोषण कहाँ से आ गया भाई? लैंगिक जनन, न्योता तो जाना है सर, लेकिन क्या बताएं हम आपसे, न्योता जाना है, न्योता जाना है, न्योता जाना है, लेकिन क्लास का जो है थोड़ा सा क्या कहें, अभी क्वेश्चन कितने क्वेश्चन होंगे भाई देख लिया जाए, तो इसके बाद मैं समाप्त करूं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। अरे भाई, अभी प्रश्नों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। न्योता जाना है, याद आया सर के कमेंट से, न्योता जाना है यहीं अपने आसपास, घर से ज़्यादा नहीं, 3 किलोमीटर दूर, हमारे भाई साहब के मित्र जो कि थोड़ा बहुत मिलते जुलते रहते हैं, जाना अनिवार्य है। और कल उनकी बारात गई थी हमारे इंस्टीट्यूट के समीप ही, 1-2 किलोमीटर था। डर के मारे नहीं गए थे भाई, क्योंकि क्लास काफ़ी थी। तो आधे घंटे के ब्रेक के साथ बाद मैं पुनः एकेडमिक वाले चैनल पर उपलब्ध हो जाऊंगा। तो जो भी एकेडमिक बच्चे हैं वो एकेडमिक वाले चैनल पर आ जाएंगे। रात्रिकालीन 9:30 बजे पर्सनल वाले यूट्यूब चैनल पर, जो कि मेरे नाम से है, उस पर जो है एक क्लास रहेगी
तो सभी लोग उस पर भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे कल जो भी श्रृंखला इसमें बची हुई है, 10-12 प्रश्न बचे हुए हैं। प्रश्न बड़े ही खतरनाक, जैसा कि सर ने कहा था, इस कारण जो है टाइम जा रहा है और थोड़ा स्लो आज हम आपको डिलीवर्ड कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल की श्रृंखला में, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नेहा गुप्ता, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद। इसी के साथ हम विदा लेते हैं इस स्क्रीन कास्ट लाइव स्ट्रीम से। मिलते हैं कल पुनः।